हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल विद संदीप कोचर। मैं हूं योजना भारद्वाज। जनरली आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नॉस्ट्राडामस ऑफ इंडिया संदीप कोचर इस शो के जरिए आपको बताएंगे कि नाम में बहुत कुछ रखा है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है आपका नाम आपकी जिंदगी में, और क्या नाम चेंज करने से या फिर उसकी स्पेलिंग चेंज करने से आप अपना लक और फॉर्चून चेंज कर सकते हैं। ये सब जानेंगे संदीप जी से। और इसके अलावा हमेशा की तरह होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें आपको मौका मिलेगा संदीप जी से अपने सवालों के जवाब जानने का। और आज हम एक राशि को पिक करेंगे जिसका होगा इन डेप्थ एनालिसिस। इससे पहले हम शो में आगे बढ़े, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब गो कैंडिड विद योजना भारद्वाज और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस शो में मौजूद है इस शो के स्टार सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू, आई एम गुड। योजना जी, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। It's always good to interact because it is all about life and people and everyone has lot of queries in mind and lot of inquisitiveness about their journey because there's a lot of uncertainty going on. So I think it is a very good initiative which you have taken, Yojana ji, and people are getting their answers. So I think इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप किसी को डायरेक्शन दें और उसका एक ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाए या उसको अपने सिचुएशन का एक आंसर मिल जाए। तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट टास्क विच यू आर डूइंग एक्चुअली। एंड आपने जब ये बोला है कि मैंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं इसके पीछे की वजह बता देती हूँ। सच में मेरा जो शो का जो पूरा डिज़ाइन किया है ये सिर्फ आप ही के ऊपर है कि मतलब आप जिस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, बिकॉज हमारा कनेक्ट पुराना रहा है और हमें पता है कि किस तरह से मतलब आपकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। सो यही फ़ायदा हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को इस शो के ज़रिए पहुँचे। थैंक यू सो मच। और मैं भी उसी जिम्मेदारी से उसका कोशिश कर रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की। यस यस, डेफिनेटली। तो संदीप जी, आज का जो टॉपिक है वो है नाम पर, कि नाम की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। और क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो नाम बड़ा सोच समझ के रखा जाता है, एस्ट्रोलॉजर से प्रॉपर सलाह ली जाती है और किस अक्षर से नाम रखें, क्या उस नाम का मीनिंग होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो सोची जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कितना इम्पॉर्टेंट है नाम रखना? नाम रखने से पहले क्या कुछ मतलब आपको सोचना चाहिए, क्या डिसीजन आपके होने चाहिए, और नाम की जिंदगी में कितनी अहमियत है, कितनी ताकत है? देखिए, नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है और मीनिंगफुल नाम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में या अलग अलग प्रांतों में या इंडिया में भी देखिए इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर है, लोग अलग अलग तरह के नाम रख लेते हैं। किसी स्टेट का कोई बहुत अच्छा नाम दूसरे स्टेट के लिए बहुत फ़नी नाम हो सकता है, लेकिन जो उसका मीनिंग है, जो उस कम्युनिटी का या उस फेथ को मानने वालों का, वो एक पॉजिटिव अगर मीनिंग हो तो भाई बहुत अच्छा एक मुझे लगता है कि उस इंसान की पर्सनालिटी उससे डिफाइन हो जाती है, उस तरह से वो इंसान सोचने लगता है और उसका माहौल वैसा बन जाता है। तो दैट इज़ वन साइड। दूसरी बात है एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो यही पूछा जाता है कि बताइए ज्योतिषी जी ये किस लेटर से उसका नाम रखें। उसके पीछे कहानी क्या है कि हमारी जो राशि है, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन जो साइंस है, जो भारतीय ज्योतिष है, ये बहुत अलग है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से। बिल्कुल। अगर आप भी आज जब एक पूछे कि व्हाट इज़ योर ज़ोडिएक साइन, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मोर देन 90-95% इवन पीपल दे विल टेल यू देयर सन साइन नॉट देयर मून साइन। बिल्कुल बिल्कुल। और हम मतलब आपसे मिलने से पहले हमारा भी यही सिचुएशन थी, हम अपने सन साइन को ही एक्चुअली में मान लेते थे जी। तो वो आपका सन साइन इज वेयर योर सन इज प्लेस, और जो कैलकुलेशंस हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की कि आप मार्च और अप्रैल में पैदा हुए, 21 मार्च से 21 अप्रैल, तो आप एरीज हो गए, तो वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी नहीं है, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन मून। व्हाट इज योर, जहाँ आपका मून मतलब वेयर योर राशि, योर मून इज प्लेस इज योर राशि। तो आपकी राशि मतलब आपका जहाँ चंद्रमा प्लेस्ड है, तो उससे आपकी राशि डिफाइन होती है। अब हर राशि जो है वो किसी नक्षत्र में होगा। जो इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो एक नक्षत्र होता है, एक राशि, और उस राशि के अंदर नक्षत्र, फिर नक्षत्र के अंदर भी 4 चरण होते हैं। उन 4 चरण में से वो बच्चा कौन से चरण में पैदा हुआ है तो उसके हिसाब से उसका लेटर जो है डिफाइन हो जाता है। खाली नक्षत्र को देखेंगे तो 4 लेटर है, हर राशि के 4 लेटर आपको मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर नक्षत्र के। लेकिन चरण में जाएंगे तो एक लेटर आपको मिलेगा कि ये पर्टिकुलर लेटर से इस बच्चे का नाम लिखा जा सकता है, क्योंकि ये
उस नक्षत्र को डिफाइन करता है। तो वो उसकी बहुत ही डीप रूटेड साइकोलॉजी उस इंसान की वहाँ से पता होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि हमारी जो ज्योतिष का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कुंडली तो बन गई जब आप पैदा हुए, अब बदलता क्या है, हमारी दशाएं बदलती हैं कि भाई इसकी तो शनि की दशा चल रही है, शनि खराब है, शनि के बाद बुध की दशा आएगी, फिर केतु की दशा आएगी, फिर शुक्र की दशा आएगी 20 साल की, वो बहुत बढ़िया होगी। तो ये दशाओं को कैलकुलेट कौन करता है और ये कहाँ से शुरू होती? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और जो आपके सवाल का ही जवाब है। ये कैलकुलेट होती है वो इंसान के चंद्रमा से, यानी जब बच्चा जो पैदा होता है वो जिस नक्षत्र में पैदा होता है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, वही उसकी राशि। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कन्या राशि है किसी की, कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र आया, यानी मंगल उसका रूलर है, तो उस बच्चे की दशा कौन सी शुरू हुई पैदा होते ही? मंगल की दशा। तो मंगल के जितने साल बचे हैं वो, फिर राहु की दशा 18 साल, फिर गुरु की दशा 16 साल, फिर 19 साल शनि की दशा, 17 साल बुध की दशा, फिर केतु की 7 साल, 20 साल शुक्र के साल। तो एक एक करके ऐसे दशाओं की जो सीक्वेंस है जिससे उसकी ज़िंदगी बनती है, बिगड़ती है, अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, कब उसका बाहर जाना होगा, कब उसकी शादी होगी, सब डिफाइन हो गया किससे? दशा से। उसके बिना हम बता ही नहीं सकते कि लाइफ में क्या होने वाला है। कुंडली खाली देख के बिना दशा जाने आप कुछ भी बता नहीं सकते, एक लाइन भी। तो दशा का इतना बड़ा रोल। तो दशा कहाँ से कैलकुलेट हुई? आपके चंद्रमा से, आपके नक्षत्र से। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज योर नक्षत्र यू आर बोर्न। तो यानी वो नक्षत्र से जब बच्चे का नाम लिखा जाता है तो वो उसकी क्वालिटीज उस बच्चे के मन में होती है, ये पता चल जाता है। लेकिन अब क्या है, ज़माना बदल गया। और मैं आपको बता दूं कि अब बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ देम, दे डोंट कीप द नेम विद द लेटर। वो क्या करते हैं, वो मॉडर्न नाम रख लेते हैं। अब जैसे इस तरह के आप देखिए अलग अलग तरह के नाम आ रहे हैं, कुछ अजीब भी हैं, मतलब पर वो मॉडर्न कॉन्टेस्ट में हैं, तो लोग बच्चों के नाम रखते चले जा रहे हैं इंस्पाइट ऑफ कहते हैं वी डोंट बिलीव इन ऑल दैट। तो मैं भी उनसे कहता हूँ कि कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि कुछ लोग कन्फ्यूज हैं, वो पहले तो सन साइन और मून साइन में कन्फ्यूज थे। जैसे अभी आप भी कह रही थी कि भाई, और मैंने भी कहा कि सबको मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो इवन देयर मून साइन, सन साइन पता होता है। दूसरी बात है कि मेरा नाम ये है जी, अब किसी का नाम सुनील है, वो कहता है मेरी कुंभ राशि है। भाई साहब, आप तो कह रहे हैं कि मेरी तो तुला राशि है, तो उसको पता ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने उसका नाम उसकी राशि से नहीं रखा। उसकी नानी ने कहा था कि मुझे ये नाम बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम ये रख रही हूँ, सुनील। तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि सन साइन देखूं, मून साइन देखूं, नाम से जो मेरी राशि है वो देखूं, और ये पंडित जी ने तीसरी राशि, चौथी राशि और बता दी। तो कहने का मतलब है कि राशि सिर्फ एक होती है, वेयर योर मून इज प्लेस। जो आपका चंद्रमा है वही आपकी राशि है, बाकी आप नाम किसी भी लेटर से रखें। और एक एस्पेक्ट मैं इसमें और दो जोड़ना चाहता हूँ योजना जी, कि जो अब जैसे बंगाल में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लैक मैजिक और इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा होती हैं। तो वो लोग कहते हैं ये गुप्त नाम है, अपने उस लेटर से जो लिखा है जन्म में, उसे अपना नाम मत रखिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई कुछ करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि नहीं तो जैसे ही आपने अपना नाम उस लेटर से रखा हुआ है, आपका नाम पता चलता ही आपकी राशि पता चल गई कि अच्छा आपका नाम सुनील है तो इसकी कुंभ राशि है, तो फिर वो एक नुकसान पहुँचाता है। तो इसे लोग गुप्त नाम वहाँ पर कहते हैं, ये गुप्त नाम है, इसको किसी को मत बताइए। तो ये अलग अलग वक्त के साथ साथ माहौल बदलता गया, चीज़ें बदलती गई, लोग अब मॉडर्न नाम रखने लगे हैं। तो मैंने आपके पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि व्हाट इज द रियल थिंग एंड व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाट इज द राइट थिंग टू फॉलो। बिल्कुल। तो ये एक नई चीज़ें आज हमें पता चली हैं जो हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। तो बेसिकली संदीप जी, हमने देखा है लोगों का कि वो नाम चेंज कर लेते हैं या फिर वो स्पेलिंग भी चेंज कर लेते हैं। आजकल काफ़ी फैशन है, आजकल क्या कुछ टाइम पहले से ही फैशन चल रहा है कि आप अपने जो स्पेलिंग है नाम की, कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर दीजिए या कुछ हटा दीजिए। तो इससे क्या लक और फॉर्चून चेंज होता है? क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं लाइफ में? जी बिल्कुल। पहली बात तो है कि लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल जाता है। आप अगर इंडिया के बाहर जाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये कौन सी ग्रामर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक इंग्लिश का पहली बात है कि जो आपने जितनी ये चीज़ें देखी हैं ये सब कौन लोग करता है, फिल्मी लोग करते हैं। अब फिल्म का टाइटल दबंग देखिए, उसमें 2 जी लग गया था। तो मेरा एक बार इंटरव्यू लिया गया था, मुझसे पूछा गया कि भाई ये तो डबल जी से दबंग हिट हुई, जब पहली बार दबंग आई थी। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि भाई अगर दबंग में डबल जी नहीं होता तो क्या मुन्नी बदनाम नहीं होती? यानी आपने स्टोरी साइड में कर दी, गाने साइड में कर दिए, डायलॉग साइड में कर दिए, एक्टिंग साइड में कर दी, स्क्रिप्ट, उसकी सिनेमेटोग्राफी, कितनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं वो सब साइड में कर दी, खाली एक जी ऐड करने से वो पिक्चर हिट हो गई। और कितने सीरियल एकता कपूर ने के से शुरू किए थे, वहीं से ही कहानी, एक्चुअली झगड़े की जड़ वहीं पे है। तो जब के से जब सीरियल शुरू हुए तो 3 सीरियल हिट हो गए, उसके बाद 4 सीरियल फ्लॉप हुए, वो कोई नहीं बताएगा, वो भी के से थे। तो ये बताइए कि हिंदी के नाम, सबसे पहला जो मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हिंदी के नाम है, कहानी घर घर की या जो भी है और हिंदी के या इवन नाम किसी का भी हिंदी का नाम है। अब वो कविता किसी का नाम है तो उसको बोला कि आप 2 के लगा लीजिए
तो कविता कैसा, मतलब ये कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे? और ये बताइए फिल्मों के नाम या सीरियल के नाम या नाम जो आपके खुद के नाम है, वो नाम किस में है? हिंदी में। उनका मीनिंग हिंदी में है और स्पेलिंग आप किसकी चेंज कर रहे हैं? इंग्लिश में। तो पहली बात तो उसका लॉजिक खत्म हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं। तो नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर को पता है इसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो आपको क्या है, विटामिन की गोली दे देगा कि ये देखिए, ये लाल रंग की गोली है, पीले रंग की है, पिंक रंग की, इसको खाते रहिए सुबह दोपहर शाम। उसको लगेगा जब से मैं गोली खा रही हूँ, ये खा रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर। इट इज़ कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। तो आपको भी क्या लगने लगेगा कि जब से मेरे नाम की स्पेलिंग बदली है मेरी ज़िंदगी में बेहतरी शुरू हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता। और इंडिया के बाहर आप देखिए, एक भी इंसान, मतलब जो फिल्मी करियर पूरा खत्म हो जाता है बॉलीवुड के सितारों का, जितने पैसे वो कमा पाते हैं उतना एक फिल्म में पैसा मिलता है हॉलीवुड के सितारों को, एक्टर्स को। उन्होंने आज तक किसी ने स्पेलिंग चेंज नहीं करी, ना तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने। इंडिया में भी आप देख लीजिए, जितने महान लोग पैदा हुए इंडिया में, चाहे महात्मा गांधी जी शुरू कर लीजिए, और सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान, विराट कोहली, कोई भी किसी भी फील्ड का कोई इंसान आप महान आदमी ढूंढ लीजिए, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो बोले कि मैंने स्पेलिंग चेंज करी। ये खाली इनसिक्योरिटी की भावना कि अगली फिल्म आएगी कि नहीं और चलेगी कि नहीं, उस डर की वजह से ये फिल्मी लोग ये नाम बदलते हैं। सबसे इनसिक्योर लोग होते हैं क्योंकि बहुत अनसर्टेन इनका बिजनेस जो जॉब है, बहुत अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा, पता नहीं आगे रोल मिलेगा कि नहीं या फिल्म चलेगी कि नहीं। तो वो लोग कुछ अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, प्लेसिबो इफेक्ट के लिए करते रहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसको किसी को फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कितने लोगों को थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर देता हूँ कि आपने अपने सरनेम की स्पेलिंग बदल दी, आपकी जो पुश्ते हैं या आपकी जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वन शुड नॉट गो इनटू दैट, सेव फोकस मोर इनटू योर पॉजिटिविटी, इनटू योर प्रेयर्स, इनटू योर मेडिटेशन, इनटू डूइंग गुड इन लाइफ। कंपैशन की भावना मानिए, हंसी मजाक करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जिंदगी उसी से बनती है, ना कि आपकी नाम की स्पेलिंग बदलने से। बिल्कुल। तो ये तो काफ़ी बड़ा मिथ जो है आपने बस्ट कर दिया है। जो लोग नाम चेंज करें या फिर इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं कि हम नाम चेंज कर लें, स्पेलिंग चेंज कर लें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वो आपकी सोच से होगा, आपकी पॉजिटिव सोच से होगा, आपके जो काम हैं, कर्म हैं, उससे होगा। एब्सोल्युटली। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नंबर 6 आता है और नंबर 7 आता है और ये डेट ऑफ बर्थ है, ये हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, जो 268 साल पहले शुरू हुआ था, 268 ईयर्स बैक। तो उससे पहले की जो डेट थी वो ये डेट ही नहीं है एक्चुअली, ये डेट तो मैन मेड है। तो हाउ कैन यू क्लेम दैट यू आर नंबर 8 एंड यू आर नंबर 7 एंड यू आर नंबर 6? अब विराट कोहली 18 नंबर की टी शर्ट पहन के सेंचुरी बना रहा है, तो 9 नंबर लकी है, ये गलत बात है। क्योंकि उसको जो वहाँ से नंबर मिला है BCCI से, वो 216 है, जो 8 नंबर पे आता है। तो 8 नंबर लकी है कि 9 नंबर लकी है? तो गिमिक है टोटली। और टेस्ट मैच में तो नंबर ही नहीं होते, वहाँ भी सेंचुरी बनती है, वहाँ भी विकेट लेते हैं, वहाँ भी मैन ऑफ द मैच मिलते हैं। तो खाली वनडे और T20 में आप क्रेडिट ले रहे हो कि मैंने नंबर लगा के उसको रन बनवा दिए। अगेन दिस इज बैड। ये तो क्रिकेट में तो हमने बहुत देखा है इस तरह की जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो सब आप क्या बोलें उसको, वहम पूरा ये अंधविश्वास, टोटल अंधविश्वास है। और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में है। वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स इन लाइफ एंड आई रियली फील बैड, यू नो, व्हाई पीपल आर डिपेंडिंग ऑन दोज थिंग। इंस्टेड उनको कुछ और पॉजिटिव चीज़ों को, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को करना चाहिए था, जिससे उनकी ज़िंदगी और मीनिंगफुल हो जाए। बट आँख खुले तभी सवेरा। तो संदीप जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके। वाकई में आज तो हमारी कुछ चीज़ों पे आंखें खुल गई, आई कैन से दैट। तो चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर लेते हैं, जो क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट है। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने सवाल भेजे हैं। अमृतसर से हमारे पास ये सवाल आया है, पट्टी अमृतसर से धर्मवीर का। ये बेसिकली अपने बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे हैं। काफ़ी समय से बिजनेस सेटल नहीं हो रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव बिजनेस में देखने को मिल रहे हैं। कब तक इनका बिजनेस जो है वो सेटल होगा? देखिए 3 सितंबर 1979, अगर ये डेट मैंने सही सुनी है तो मंडे था उस दिन, और रात को 7:53 पे अमृतसर में पैदा हुआ है। देखिए इनका क्या है, इनको ज़्यादातर काम कॉन्ट्रेक्चुअल काम करने चाहिए थे। ये अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल में और या कोई इन्वेस्ट कर रहा है वो इसको हैंडल कर लेते, या खुद किसी जॉब वाले सिचुएशन में रहते जहाँ पे ये आंसरेबल है। एक्चुअली ऐसा बिजनेस जहाँ पे पार्टनर है, वेर यू आर वर्किंग एंड पार्टनर इज स्लीपिंग, यू नो, जो हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, तो वो जहाँ पे आंसरेबल है, या कॉन्ट्रेक्चुअल अगर आप काम करते हैं, चाहे भले ही गवर्नमेंट के थ्रू हो, तो वहाँ से आपको गेन्स मिल सकते थे। लेकिन आप फुल फ्लेज अपने उसमें गए हैं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आपके सारे प्लैनेट 6 हाउस में है, द हाउस ऑफ जॉब और हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे हो गया। अभी क्या है कि इससे पहले राहु की दशा चल रही थी, जो टोटली अनप्लान्ड थी। 2016 से काफ़ी चेंजेस आए आपकी ज़िंदगी में, 13, 14, 15 बहुत ख़राब साल थे आपके।
तो गुरु की दशा है, तो गुरु की दशा में काफ़ी कुछ चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए होंगे। अभी नवंबर से तक गुरु में शनि की दशा चल रही है। तो मुझे लगता है कि आगे का वक्त अच्छा है। शनि आपके चांद के ऊपर आ गया है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ चेंजेस कराएगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिलाएगा, क्योंकि गुरु 20 नवंबर को वहाँ पे जो एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे होगी। और मुझे लगता है कि इट शुड बी अ गुड इवेंटफुल ईयर फॉर यू। आप एक पर्ल पहन सकते हैं और एक येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो आगे ज़िंदगी अच्छी रहेगी। एंड आई थिंक यू कैन बी ए गुड कंसल्टेंट, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं आप, अच्छी कन्विंसिंग एबिलिटी आपके अंदर है। खाली आप एक पॉजिटिव नज़रिए से आगे चलें, ओवरबोर्ड मत जाएं, रिस्क मत लें। और जैसे मैंने कहा, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अगर आपको कोई चीज़ें मिल जाती हैं, कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, तो दैट कुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू। तो टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए धर्मवीर जी, आपको आगे की गाइडेंस मिल गई है संदीप जी से कि किस तरह से आपको अपने बिजनेस को स्टेबल करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप जी। प्रभात कुमार हैं, ये यूपी से इनका सवाल है और ये जानना चाह रहे हैं कि बिजनेस के बारे में इनका सवाल है और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, तो स्कोप पूछ रहे हैं पॉलिटिक्स में क्या कोई है क्या, और क्या कुछ रिमार्केबल है कुंडली में। 25 मार्च 1982 को थर्सडे था, सुबह 8:55 उत्तर प्रदेश बड़ौद में। देखिए क्या है, ये बहुत ही दबंग किस्म के इंसान है। इनको अगर बोला जाए कि भाई ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये कहेंगे नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। तो ये ही बिलीव्स इन टेकिंग इनिशिएटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और ज़िंदगी में सब बड़ा ही करना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत क्रिएटिव, बहुत लग्जरी इनके शौक हैं और समझदार भी हैं, उम्र से आगे हैं, तो सारी कंडीशन इनकी फुलफिल्ड है। ये पिछले साल तक इनका बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग दौर इनका चल रहा था ज़िंदगी का, लेकिन अब एक बहुत बढ़िया शुक्र कि इनकी भी 20 साल की दशा शुरू हो चुकी है, वो इनको सपोर्ट ज़रूर करेगी। और आई थिंक अगर इनको राजनीति में जाने की बिल्कुल इच्छा है तो बिल्कुल जाएँ, क्योंकि अब इनका जो वक्त है वो बहुत बढ़िया है। कभी इनका हाथ देखने का मौका मिलेगा तो पता चल जाएगा उसकी फेम और लक लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है, माउंट ऑफ जुपिटर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उससे खैर मैं वो कभी ऐसा हुआ तो बताऊँगा, लेकिन कुंडली के हिसाब से मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस हॉरोस्कोप में बहुत दम है और ये इंसान इतना बड़ा सोचता है और इसके अंदर वो काम करने की काबिलियत भी है। तो खाली ये शेख चिल्ली के सपने नहीं है। द पर्सन हैज लॉट ऑफ वर्थ टू अचीव समथिंग लाइक दिस और अपना इनका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि इनको पुखराज और एक रूबी लाइफ लॉन्ग पहनना चाहिए। और इनका एक तो विपरीत राजयोग है, किसी के नुकसान से इनका फ़ायदा, अचानक इनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और दूसरा क्या है कि इनका जो कॉम्पिटिटर बनता है या जो दो भी दुश्मन इनका बनता है वो उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इनको अनएक्सपेक्टेड गेन ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे। तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब इनकी सोच सही है और ये हर चीज़ को अलग तरह से करना चाहते हैं। कोई कहेगा भाई साहब ऐसा नहीं होता है, बोले नहीं, लेट मी डू माई वे। तो इनका माई वे बिकम्स ए सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हर चीज़ को रिवॉल्यूशनरी तरीके से करना। तो ही हैज़ ऑलवेज अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया एंड आई थिंक ही इज़ अ वाइज मैन। लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेसी, थोड़ा सा टैक्ट इनको यूज़ करना चाहिए। कहते हैं इन रोम बिकम लाइक रोमन्स। तो राजनीति में जाने के इच्छुक हैं और आप हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, वो चलेगा नहीं। तो यू हैव टू नो व्हाट नॉट टू से एंड हाउ टू से। ये बात अगर आपको मेरी थोड़ी सी आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो एक बहुत खूबसूरत दौर आपकी ज़िंदगी का शुरू हो चुका है। ज़रूर कोशिश करिए, लेकिन दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटिएगा। तो टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है। प्रभात, जिस तरह से आपने पॉलिटिक्स के बारे में सवाल पूछा तो संदीप जी ने कहा कि आपका पॉलिटिक्स में हाँ बस स्ट्रेट फॉरवर्ड मत रहिए, थोड़ा सा डिप्लोमेट हो जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप जी। अनीश अग्रवाल हैं ये और ये सवाल पूछ रहे हैं कि घर नहीं है इनका और इनकी तमन्ना है कि अपना एक घर हो। तो बेसिकली मेन कंसर्न इनका यही है कि क्या चांसेस हैं अपना घर खरीदने के। देखिए, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन। छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, वैसा इनका एक थॉट रहता है। तो वो उनको बाहर आना चाहिए। अदरवाइज समझदार बहुत हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी में सीखने का इंटरेस्ट होगा वो भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे या सीख ही रहे होंगे मेरे हिसाब से। और लर्निंग एबिलिटी इनकी वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। रिलेशनशिप में ज़रूर इनको प्रॉब्लम आई होगी, या तो शादी नहीं की तो बहुत अच्छा किया, और कर ली है तो उसमें थोड़ा सा इनको फोकस करना चाहिए। बिकॉज नहीं तो अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे बुरा मानना और छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाना, रिएक्ट कर जाना, इससे आपकी कहीं प्रॉब्लम ना आए, इस पर आपको थोड़ा सा केयर करना चाहिए। शुक्र में राहु की दशा है, राहु बिल्कुल ठीक नहीं है। नवंबर 2022 तक बात थोड़ा सा इंतजार करिए। और आप अपना घर बनाना चाहते हैं, उसके बाद 2022 नवंबर के बाद जब गुरु की दशा आएगी, जो चौथे घर का मालिक है, वो आपको अपना खुद का घर बनाने में मदद करेगा। लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा था कि आपका इंडिया के बाहर का भी स्कोप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी सोच लिया कि मुझे बाहर कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए और एक बार आप गए तो फिर लौट के नहीं आएंगे। बिकॉज आपके हॉरोस्कोप में ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि यू विल हैव योर ओन हाउस आउटसाइड इंडिया या परमानेंट सेटलमेंट आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं डिज़ायर होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर उसमें कोई रुकावट किसी भी तरह की नहीं है। एक एमरल्ड और डायमंड आपको सूट करता है, या ओपल पहन सकते हैं, हीरा पन्ना या पन्ना और ओपल, ये आपको सूट करता है। लेकिन मेडिटेशन करिए,
थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुई है, क्योंकि आपका नीच का चंद्रमा है राहु के साथ, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। सब कुछ बेस्ट होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं कुछ वजह ढूंढ लेते हो परेशान होने की, तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शादी के बाद अपनी वाइफ का जो है ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जितनी खुश रहेगी उतना आपका लक आपका साथ देगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। शी विल बी योर लेडी लक। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट अनीश, एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, ये आप ही के हाथ में है अनीश कि अपनी जो टेंशनें हैं वो कम करें अपनी सोच के साथ। और अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर लेते हैं संदीप जी, और इसमें हम बात करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस की एक राशि की, और आज जो राशि है वो है कैंसर यानी कर्क राशि। तो क्या कहता है आपका इन डेप्थ एनालिसिस इस राशि को लेकर? देखिए, कर्क राशि के लोग यूजुअली सबसे खूबसूरत लोग होते हैं दिल से, क्योंकि वो जो करते हैं वो दिल से करते हैं। दे आर वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी काइंड हार्टेड। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी की वाइफ कर्क राशि की है तो भाई मैं उनसे कहता हूँ कि उससे शादी करने के बाद आपको माँ की याद नहीं आएगी, बिकॉज यू विल ऑलवेज फील द मदरली केयर 10 on 10। और बट उसका एक फ्लिप साइड भी है कि ऐसे लोग सेंसिटिव भी होते हैं, उनको हमेशा एक प्यार मोहब्बत एक इजहार की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया, अब उन्होंने बेचारे ने सुबह आलू उबाल के छील के आलू के पराठे बनाए और चुपचाप खा के आप निकल गए, तो शी विल फील वेरी बैड, यू नो, बिकॉज यू हैव टू कन्वे कि यू नो कितने माइंड ब्लोइंग पराठे बने। तो देखिए, अब बाहर कहीं जाते हैं, किसी और के घर जाते हैं तो कहते हैं भाभी जी आपने कमाल कर दिया। तो आपकी खुद की वाइफ है जो किसी और की भाभी हैं, तो उनका भी तो कभी आपको प्रेस करना चाहिए। तो हस्बैंड क्या करते हैं, वो दे टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो कर्क राशि वालों के साथ ऐसा अन्याय मत करिए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी केयरिंग एंड सेंसिटिव पीपल। बट मेरे ख्याल से आउट ऑफ ऑल 12 ज़ोडिएक साइन मैं सबसे ज़्यादा लाइक कर्क राशि वालों को करता हूँ, बिकॉज वो सेल्फलेस होते हैं और दिल में कोई छल कपट नहीं होता। दे आर वेरी क्लियर हार्टेड, क्लीन हार्टेड, एंड दे आर ऑलवेज लविंग एंड हैप्पी पीपल। अगर कर्क राशि के लोग थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो फिर उनको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती नेगेटिवली। जैसे मैं सेंसिटिव कह रहा था, तो दैट इज़ द ओनली वे टू ओवरकम योर सेंसिटिविटी। बट अदरवाइज आई कैन गिव देम 10 on 10 फॉर द लाइफ विच दे रियली वांट, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी में बड़ा घर और पैसा और वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस एंड फैमिली। तो दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल एंड दे आर द मोस्ट केयरिंग एंड लविंग पीपल ऑन द प्लैनेट। अगर वो कुंडली में कर्क लगन है या अच्छे घर का लॉर्ड है आपका मून, तो आप एक पर्ल पहन सकते हैं विच इज स्ट्रेंथन योर मून, बिकॉज मून इज इमोशन एंड मून मतलब माँ, मून मतलब मन, तो अपनी ही राशि में कर्क राशि होती है। दैट इज द रीजन वेयर मून बिकम्स वेरी कंफर्टेबल। तो दे आर द वन हु आर ऑलवेज पीस लविंग एंड दे लव टू बी एट होम एक्चुअली। कि मुझे बाहर घूमने में उतना मज़ा नहीं आता, यू नो, जब मैं घर आती हूँ या आता हूँ तभी आई फील वेरी कंफर्टेबल। तो दे आर द वन हु आर कैंसरियन मून साइन। वेरी वेरी नाइस। तो चलिए, कैंसर जो राशि है वो आई थिंक संदीप जी आपकी फेवरेट राशि मुझे लग रही है। तो इनका कुछ आप आगे का कुछ गाइड कर सकते हैं इस राशि के जो लोग हैं, कुछ हेल्थ वाइज या फाइनेंशियली कैसा टाइम रहेगा? नहीं, कैंसरियन के लिए इनफैक्ट जो राहु केतु का ट्रांजिशन वृषभ राशि में आया है, कैंसरियन के बहुत बढ़िया है, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट करता है तो गेंस देता है। तो अनएक्सपेक्टेड गेंस कैंसरियन को ज़रूर मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 साल में मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आई थिंक दे विल बी ऑल गुड। देयर इज नो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन कैंसर। या एक चीज़ कह सकता हूँ, शनि 7th हाउस में आ गया है तो थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में तवज्जो देनी चाहिए, वो नेचुरली आप देते ही हैं, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट थोड़ा सा कोल्डनेस या थोड़ा सा मनमुटाव होता है तो इग्नोर करके लुक एट ए हैप्पियर साइड एंड ए बिगर पिक्चर विच आई ऑलवेज से, तो दैट इज़ अ गुड आइडिया। तो चलिए, जो हमारी कैंसर राशि है उसका इन डेप्थ एनालिसिस संदीप जी आपने बड़े अच्छे से किया है, और साथ ही आपने जो नाम को लेकर जो मिथ था उसको भी बड़े अच्छे से बस्ट किया है। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू जी, सब खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड लक एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। यस यस, थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू। तो आज हमने बात की कैंसर यानी कर्क राशि की, जिसका संदीप जी ने किया इन डेप्थ एनालिसिस। अगर आप जानना चाहते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनाई राशि के बारे में, तो आप हमारे पिछले वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको ये शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप इस शो में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने हमसे कोई सवाल पूछना है तो आप gocandidShow@gmail.com पर अपने सवाल भेजें। और अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे शाम 8 बजे। टिल देन यू प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।